Hello students, this is Atul Singh Bundela and you are watching Binner Institute Pune। आज की क्लास में हम कंजंक्शन का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। एक बढ़िया टॉपिक है कंजंक्शन, जिस टॉपिक पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको एक एक बात सिखाई जाएगी कि पहले सबसे पहले ये समझेंगे कंजंक्शन है क्या, कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, कंजंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कंजंक्शन की हेल्प से हम कैसे फ्रेजेस को और क्लॉजेस को फॉर्म करते हैं, उन फ्रेजेस और क्लॉजेस की ग्रामेटिकल क्लास क्या होती है, और उन फ्रेजेस और क्लॉजेस का क्या यूज होता है उस सेंटेंस में। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे ये होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन को तो आप डील कर ही लेंगे, साथ ही साथ आपकी एक ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्रेज या कौन सा क्लॉज सेंटेंस में कौन सी ग्रामेटिकल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजंक्शन। आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, हेडिंग लगाएं सभी दोस्त। हेडिंग लगाइए कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज कंजंक्शन। तो मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। लिखेंगे कि इट इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, phrases and clauses in a sentence। दोस्तों हमने ये सीखा कि हम डेफिनेशन हमने लिखी है कि कंजंक्शन क्या होता है। तो हमने ये लिखा कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं दो वर्ड्स को। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम एक सेंटेंस में टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। मतलब बेसिकली इसका मीनिंग है कनेक्शन, कनेक्शन करना, कनेक्टर होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कनेक्टर का रोल प्ले करता है, यानी कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब हमें यह समझना है इस आज की क्लास में कि ये वर्ड्स तो चलो ठीक है, सभी को पता है। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रेज है कौन सा क्लॉज है, और कहाँ पर फ्रेज और क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कब वो कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि आपकी एक क्लैरिटी 100% हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब हमें ये समझना है कि वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस को कैसे कनेक्ट करता है। तो दोस्तों जरा समझिए, एक बेसिक कंजंक्शन है जिसके बारे में सभी दोस्तों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी और देखा भी होगा कई बार। देखिए ये कंजंक्शन होता है ना, बेसिक एंड, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, एक सेकेंड। ये वाला कंजंक्शन एंड, ये आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, है ना। मैक्सिमम टाइम यूज होता है कंजंक्शन, आपने इसको देखा होगा। तो हम इसका यूज करके कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करके देखते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है, और ये साथ ही साथ क्लॉजेस को भी कनेक्ट करता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए जरा अगला पेज ले लेते हैं, इधर आ जाइए। हमने एक बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। हमने एक सेंटेंस लिखा, द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन, the captain and the vice captain
were discussing their plans during the match. ड्यूरिंग द मैच। चलिए, ये एक सेंटेंस लिखा दोस्तों आपके सामने। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे ना, एक सेकेंड, इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो जब आप ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हमने एक कंजंक्शन यूज किया है, एंड। सही है दोस्तों, एंड कंजंक्शन का यूज किया है, और एंड कंजंक्शन की हेल्प से हमने एक वर्ड कनेक्ट किया है, कैप्टन, और एक वर्ड कनेक्ट किया है, वाइस कैप्टन। ये दो शब्दों को कनेक्ट किया दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन। सही है, गलत है? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये दोनों साइड, एंड के दोनों साइड हमने दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक साइड है क्या, अच्छा एक काम करते हैं, इस साइड कैप्टन की जगह एक काम करते हैं, कोच ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल और अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। इस साइड हम कोच लिख देते हैं, एंड द कोच। ठीक है, चलो अब ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इस सेंटेंस में हम क्या रहे, एक साइड लिखा है कैप्टन और एक साइड लिखा है कोच, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक कंजंक्शन यूज किया है, वो कंजंक्शन का नाम है एंड। तो एंड की हेल्प से यहाँ पर हम टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेज को, कि ये फ्रेज को भी कनेक्ट करता है। अब फ्रेज होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक बार बताता हूँ आपको, आप दिन भर रात भर आप फ्रेजेस से कनेक्टेड रहते हैं। हम दिन में कई बार फ्रेजेस को यूज करते हैं बोलने के दौरान। फ्रेज एक्चुअली होता क्या है, फ्रेज दोस्तों एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, जब हम एक से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, जब एक से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं और उनमें कोई भी वर्ब ना हो, तो दोस्तों इन वर्ड के ग्रुप को, इन वर्ड्स के ग्रुप को ही फ्रेज कहा जाता है। जैसे कि आपने मल्टीपल टाइम ये चीज देखी होगी, जैसे देखो जरा, जैसे आप किसी को सुबह सुबह मिलते हैं और सुबह सुबह कह देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सही है, अच्छा, फिर किसी का पेपर है तो आपने उसको बोल दिया ऑल दी बेस्ट, या आपने उसको बोल दिया बेस्ट ऑफ लक, या आपने उसको बोला, जैसे कोई पर्सन है अपनी कोई पिक्चर अपलोड करता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हम क्या लिखते हैं, नाइस पिक्चर। हालांकि पूरा नहीं लिखते हैं, आपने देखा होगा हम क्या लिखते हैं, नाइस पिक, है ना, ज्यादातर टाइम हम लिखते हैं नाइस पिक भाई। तो वो पूरा नाइस पिक्चर एक्चुअली कहना चाह रहे होते हैं, है ना। और या आप बोल देते हैं सो ब्यूटीफुल। सही है, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके फ्रेज ही तो हैं, इन्हीं को तो फ्रेज कहते हैं। देखो एक से ज्यादा वर्ड है, एक और दो, एक से ज्यादा वर्ड है और बीच में कोई वर्ब नहीं है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, फ्रेज। ये देखो गुड मॉर्निंग, दो शब्द है ना, वर्ब नहीं है, तो क्या होगा, फ्रेज। यहाँ पे देखो ऑल दी बेस्ट, दो से एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या है, फ्रेज। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्रेज होते हैं। अब बात समझ में आ गई आपको फ्रेज क्या है, चलो बढ़िया। अब हमें एक चीज और भी समझनी है दोस्तों, कि फ्रेज तो पता चल गया, अब फ्रेज की कैटेगरी भी होती है अपनी, कि कोई फ्रेज नाउन फ्रेज होता है, कोई फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होता है, कोई एडवर्ब फ्रेज होता है। हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, किसी भी फ्रेज की ग्रामेटिकल क्लास जाननी है ना, तो आप उसका लास्ट वर्ड चेक कर लो। उस फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा ना, वही आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर फ्रेज की ग्रामेटिकल क्लास क्या है। सपोज कोई फ्रेज हमने पढ़ा और उस फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है, मान लीजिए वो नाउन है, तो उस फ्रेज को कहा जाएगा नाउन फ्रेज। किसी फ्रेज का लास्ट वर्ड अगर एडजेक्टिव है,
तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। किसी फ्रेज का लास्ट वर्ड कोई एडवर्ब है तो उसको बोला जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, चलिए आइए मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कुछ जगह पे आपको। देखिए, और जैसे ये तो आपको पता ही है, इजी है, बता ही देता हूँ फिर भी। जैसे इधर देखो, यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड यूज हुआ है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, और सो लिखा हुआ है। सो क्या होता है, एडवर्ब है यहाँ पर, चूंकि एडजेक्टिव की पहले है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, नाइस पिक्चर। तो नाइस पिक्चर में पिक्चर आपका नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। चलो मैं इधर कुछ फ्रेज आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, देखिए जरा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, एक दो और लिख के दिखा देता हूँ। हमने लिखा अ वाइज मैन, सिर्फ इतना लगा, अ वाइज मैन। फिर हमने एक और लिखा वेरी इंटेलिजेंट। फिर एक और लिखा हमने वेरी केयरफुली। अब इन तीनों फ्रेजेस को ध्यान से समझो आप। मैंने आपको क्या बताया, फ्रेज का लास्ट वर्ड उसकी ग्रामेटिकल क्लास को डिफाइन करेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब वाइज मैन लिखा है ना, तो ये जो मैन वर्ड यूज किया है ना, ये एक नाउन होता है। अगर ये नाउन है ना, तो इस फ्रेज को कहा जाएगा नाउन फ्रेज। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नाउन फ्रेज। ये लिखा है वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो ये फ्रेज क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद लिखा हुआ है वेरी केयरफुली, तो केयरफुली एक एडवर्ब है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, लो भाई इजी है, समझ में आ गया आपको। तो अब आप समझ गए कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फ्रेज का मतलब हुआ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिनमें वर्ब नहीं होती, और नॉर्मली जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे विच कन्वे इनकम्प्लीट मीनिंग आर कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज क्या होगा, जहां पर आपको एक से ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, तो उन्हीं को फ्रेज कहा जाता है। इन फ्रेज की ग्रामेटिकल क्लास क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया, ये नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। डिफाइन कैसे करोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि उन्हीं फ्रेजेस का जो लास्ट वर्ड होगा ना, वो लास्ट वर्ड से ही उनकी ग्रामेटिकल क्लास का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये तो बेसिक बातें थी जो आपने सीख ली। तो हमने फ्रेज की भी बात कर ली, पहले वर्ड वर्ड के बारे में तो सभी लोग समझते हैं क्या होता है, वर्ड से ही फ्रेज बनता है। अब हम बात करेंगे क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होता है। तो अभी इनको मैं मिटाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, या आप लोग इसको नोट कर लेना है ना, नहीं मिटाते हैं, चलो नोट कर लेना आप लोग। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे कुछ फ्रेजेस को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं कंजंक्शन से। तो देखिए जरा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि द डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन टीम एंड द माइटी इंडियन side will lock horns tomorrow, ऐसे लिखते हैं, will lock horns at ईडन गार्डन टुमारो। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों, एक सेंटेंस इसमें हमने फिर से लिखा हुआ है, और इस सेंटेंस में हमें जो नोटिस करना है वो ये करना है कि क्या हमने किसी कंजंक्शन से वर्ड्स को कनेक्ट करा है या फ्रेज को कनेक्ट किया है।
तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं आप, ठीक है। देखिए, अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज किया है, एंड। और इस एंड के पहले तो कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, द डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन टीम। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी आपको कोई वर्ब नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फ्रेज हो गया। चलो, फ्रेज तो पता चल गया, एक फ्रेज ये मिल गया आपको। अच्छा, फिर आपने देखा द माइटी इंडियन साइड बिल, बिल से पहले इतना पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ये इतना पार्ट भी हमारा क्या बन गया, एक फ्रेज। ये दो फ्रेज बन गए दोस्तों। और ये दोनों फ्रेजेस कनेक्टेड किससे, एंड से। और एंड क्या है दोस्तों, एक कंजंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजंक्शन की हेल्प से, कंजंक्शन नाउन फ्रेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों नाउन फ्रेज हैं। चलो, ये बेसिक बातें आपको समझा दी मैंने। तो ये पता चल गया आपको कि एंड की हेल्प से हमने यहाँ पर दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रखा है, और दोनों फ्रेजेस की ग्रामेटिकल क्लास क्या है, दोनों ही आपके नाउन फ्रेज हैं। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्लॉजेस को भी कनेक्ट करता है। फिर हम क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस भी समझ लेंगे। तो दोस्तों आ जाइए जरा, क्लॉज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। फ्रेज तो आप समझ ही गए, क्लॉज को समझते हैं। आ जाइए अगले पेज पर। देखिए, देखिए दोस्तों, क्लॉज का मतलब समझिए। इसमें हम लिख रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ words which gives complete complete meaning and has its own subject and object is called a clause। तो दोस्तों, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें होता क्या है कि उसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो कंप्लीट मीनिंग देता है। अभी हमने फ्रेज पढ़ा था, तो फ्रेज के बारे में हमने ये जाना था कि जो फ्रेज होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि फ्रेज में ना तो वर्ब होती है और ना ही वो कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा और साथ ही साथ कंप्लीट मीनिंग भी देगा। तो हमें ये बात जरूर जाननी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ इसी बात को। देखिए जरा ध्यान से, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि द कैप्टन हैज instructed the players and the players the players are are acting accordingly, फुल स्टॉप। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा कि द कैप्टन हैज इंस्ट्रक्टेड द प्लेयर्स,
एंड द प्लेयर्स आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली। कह रहे हैं कि भाई कैप्टन ने क्या किया कि प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया है, और वो सारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रहे हैं, जैसा उनको बोला गया है वैसे ही वो काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज किया है एंड। अब इस एंड की हेल्प से हमने एक पार्ट जोड़ा है, यहां से लेकर द कैप्टन हैज इंस्ट्रक्टेड इट्स प्लेयर, मतलब यहां तक एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस वाले पार्ट का अपने पास उसका खुद का अपना सब्जेक्ट है, द कैप्टन अपना सब्जेक्ट हो गया, और हैज इंस्ट्रक्टेड, अरे यार थोड़ा मिस्टेक होगी राइटिंग में, मैं लिख के दिखा देता हूँ दोबारा से। ये इंस्ट्रक्टेड हो गया इंस्ट्रक्टेड की जगह, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ मैं। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों हमने ये डेफिनेशन में लिखा था स्टार्टिंग में ही कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। ठीक है, तो हमने समझा कि वर्ड्स क्या होता है, तो मैंने एक एग्जांपल से यहाँ समझाया, द कैप्टन एंड द कोच वर डिस्कसिंग देयर प्लान्स ड्यूरिंग द मैच। तो यहाँ पर हमने कैप्टन और कोच को कनेक्ट किया है कंजंक्शन एंड की हेल्प से, तो यहाँ पर दो वर्ड्स को कनेक्ट किया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमें ये समझना था कि फ्रेज क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि दोस्तों फ्रेज क्या होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख के दिखाए थे, जैसे मैंने लिखा वाइज मैन, वेरी इंटेलिजेंट, वेयर केयरफुली। ठीक है, और इनकी अपनी अपनी ग्रामेटिकल क्लास भी होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। पहचानना बड़ा इजी है, जिस फ्रेज का लास्ट वर्ड जो ग्रामेटिकल क्लास का होगा वो फ्रेज उसी का कहलाएगा।
जैसे अबाइज मैन में जो मैन है ना, ये नाउन है, तो ये फ्रेज को भी नाउन फ्रेज कहना पड़ेगा। जैसे वेरी इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट वर्ड लास्ट है और ये एडजेक्टिव है, तो इसको कहना पड़ेगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब एल वाई वाले शब्द तो आप जानते होंगे जनरली एडवर्ब होते हैं, तो अगर ये एडवर्ब है तो इसको हमें बोलना पड़ेगा एडवर्ब फ्रेज। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस में इनको कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए जरा एक सेंटेंस, ये हमने सेंटेंस लिखा कि द डोमिनेंट इन ऑस्ट्रेलियन साइड टीम एंड द माइटी इंडियन साइड विल लॉक हॉर्न्स एट ईडन गार्डन टुमारो। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। यहाँ पर एंड कंजंक्शन से हमने दो पार्ट को कनेक्ट कर रखा है, द डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ये इतने पूरे पार्ट में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और साथ में बीच में कोई भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये फ्रेज बन गया। यहाँ पर भी देखो एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और बीच में कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये भी फ्रेज हो गया। तो यहाँ एंड की हेल्प से दो फ्रेजेस को कनेक्ट किया गया है, दोनों ही नाउन फ्रेज है क्योंकि दोनों का लास्ट वर्ड नाउन है। चलिए, तो इससे पहले कंजंक्शन की हेल्प से हम क्या कनेक्ट कर रहे थे, इससे पहले कंजंक्शन की हेल्प से हम कनेक्ट कर रहे थे दो वर्ड्स को, अब कनेक्ट किया है दो फ्रेजेस को। अब अगला है कि इसकी हेल्प से हमें दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना है। फिर हम समझेंगे क्लॉज क्या है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्लॉज क्या होता है, एक यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज होता है जब कंजंक्शन से दो पार्ट्स को कनेक्ट किया गया हो और दोनों पार्ट्स के अपने सब्जेक्ट और वर्ब हो। ध्यान से सुनिए, किसी भी कंजंक्शन से जब हम दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों पार्ट्स के अपने सब्जेक्ट हो और अपने वर्ब हो, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है क्लॉज। ठीक है, और ये क्लॉज जो होते हैं ना वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे देखो क्या लगा है, द कैप्टन हैज इंस्ट्रक्टेड द प्लेयर्स। तो कह रहा है कैप्टन ने अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया है, एंड द प्लेयर्स आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली, और प्लेयर जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों दोनों साइड सब्जेक्ट है, दोनों साइड वर्ब, इसका मतलब एंड की हेल्प से हमने दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया है। तो हमने ये बेसिक जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। देखिए दोस्तों, कंजंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर नॉर्मल वे में बात करें तो सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ बुक्स में आपको इसके थ्री टाइप्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो होते दो ही हैं। मैं आपको भी समझा भी दूंगा कैसे दो होते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन के टाइप होते हैं दो। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एक टाइप का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक टाइप और होता है जिसका नाम है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन के दो टाइप होते हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों टाइप को भी हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इनके टाइप को हम एक छोटी तरह से समझते हैं। देखिए, हालांकि तीसरा जो टाइप मैं आपको बता रहा था ना, जो बुक्स में आपको मेंशन करा हुआ मिलेगा, उसको कहते हैं कोरिलेटिव। आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो कोरिलेटिव कंजंक्शन। हालांकि ये होता नहीं है, दो ही होते हैं। इसको बना दिया है, कैसे बना दिया अभी समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो डोंट वरी, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे समझ लीजिए कि दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो टाइप होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, मतलब कम ही होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाले होते हैं, फॉर,
and nor, but, or, yet, so, ये होते हैं बस। इतने कंजंक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इनको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया गया है, वो ये है, फैन बॉयज। देखो जरा, FANBOYS, फैन बॉयज बन गया। तो इनको इस तरह से याद करने का एक तरीका बनाया हुआ है, फैन बॉयज। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप इनको। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये वाला, कि सब ऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं। तो दोस्तों इन कंजंक्शन को छोड़ के जितने भी होते हैं सारे सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं। जैसे कि कौन कौन से, तो कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे आपने देखे होते हैं, जैसे कि इफ, अनलेस, until, because, since, as, though, although, even though, इसके अलावा आफ्टर, बिफोर, लेस्ट, दैट। ठीक है, ETC इतना मान लो, बाकी सारे WH वर्ड भी इसी क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि इनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो मेनली यूज होते हैं, और ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग तो नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, हमें इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस ये होता है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जब हम इनकी हेल्प से दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला ध्यान ये रखा जाता है कि इनका यूज, इनका, इन सभी का यूज सेंटेंस के बीच में होता है, पहली बात, मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जबकि इनका यूज शुरू में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, और कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जिनको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग है ये हमेशा बीच में ही यूज होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, जब आप इनको यूज करेंगे तो याद रखें कि जब भी ये क्लॉज को कनेक्ट कर रहे होंगे, जब भी ये कंजंक्शन क्लॉज को कनेक्ट कर रहे होंगे, तब आपको इनके पहले कॉमा लगाना है। क्या करना है दोस्तों, जब भी इन कंजंक्शन का यूज आपको दो क्लॉजेस को जोड़ने में करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके पहले एक कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके ठीक पहले कॉमा वगैरह कुछ मत यूज कर लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा डिफरेंस ये है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, जब हम इससे दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो दोनों पार्ट्स के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी हम क्लॉजेस कनेक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब भी हम दो पार्ट को कनेक्ट करते हैं तो मीनिंग वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान करना। तो मैं आपको एक दो सेंटेंस से ये बात समझा देता हूँ, जरा देखिए जरा। चलो अगले पेज पे चलते हैं अपन लोग, इधर आ जाओ। हमने लगा, he had, he had studied a lot, but
he could not crack the exam। काम करो, यहाँ हेड वेड हटा दो, सिंपल लिखो ही स्टडीड। ठीक है, ही स्टडीड अलॉट, ही स्टडीड अलॉट बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब इस सेंटेंस को समझो आप। चलो अभी बाद में समझाते हैं, एक आध और लिख देते हैं। एक सेंटेंस और देख लो। एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा, he could not crack the exam because he had not studied, he had not studied enough। he had not studied enough, फुल स्टॉप। अब देखो जरा, दोनों सेंटेंस में आप जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। देखिए पहले सेंटेंस में लिखा है कि ही स्टडीड अ लॉट बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। कह रहे उसने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज किया है बट, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज किया है बिकॉज, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। हुआ ये कि जब हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा तो इससे एक पार्ट यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट हो गया और दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक चला। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो एक पार्ट यहां से लेके यहां तक चला और दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक चला। ठीक है, यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, चलो अब डिफरेंस समझिए जो मैंने आपको बताया था। पहला डिफरेंस बताया था कि जो हमारा जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाया हमने। फिर एक बात और जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि इनका मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड करता है अगर हमने कोई कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग यूज किया होगा तो एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड इनफ। कह रहा है वो पेपर पास नहीं कर पाया क्योंकि उसने सफिशिएंट पढ़ाई नहीं की थी, उसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, मतलब उसने जितनी जरूरत थी ना उतनी पढ़ाई नहीं की थी। तो आप मुझे बताओ कि वो पेपर पास नहीं कर पाया, इस बात का रिलेशन इस मतलब क्या वो बात इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि इसने पढ़ाई नहीं की थी। अगर पढ़ाई की होती तो वो पेपर पास कर जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बात है ना ये इस बात पर डिपेंड कर रही है। अगर इसने पढ़ाई की होती तो पास कर जाता ना, इसका मतलब पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब ये बात उस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन उसको पढ़ के देखो क्या लिखा है, ही स्टडीड अलॉट बट ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। कह रहे उसने बहुत पढ़ाई करी लेकिन पेपर पास नहीं कर पाया। तो ऐसा तो नहीं होता कि बहुत पढ़ाई कर लेता तो आदमी पेपर पास नहीं होता है, ये तो रिलेशन नहीं बन सकता ऐसा। इसका मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ये डिपेंड कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉज जोड़ोगे तो वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं मीनिंगफुल, मतलब अगर हम बात करें मीनिंग के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सब कोऑर्डिनेटिंग यूज करेंगे तो दोनों का मीनिंग पर वो डिपेंड नहीं करते, दोनों का मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। चलो एक बात तुमने ये जान लिया। दूसरी बात और जान लो आप कि जब हम ये जो क्लॉज हमने पता कर लिया कि दोनों साइड क्लॉजेस हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दोनों क्लॉजेस हैं इनके टाइप क्या है, इनको क्या कहोगे आप, इनका क्या नाम रखा जाएगा। तो देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक बात आप लोग याद रखना है इस बात को। देखो कि जब आप किसी कंजंक्शन की हेल्प से दो पार्ट को कनेक्ट करते हो और अगर दोनों साइड क्लॉज है, ध्यान से सुनना, जब हम कंजंक्शन की हेल्प से दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों साइड अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है इसका मतलब दोनों ही साइड आपको क्लॉज कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट मिल गया, सपोज एक हेल्पिंग वर्ब मिल गया, एक मेन वर्ब मिल गया और एक अदर वर्ड मिल गया। ऐसा ही यहाँ पर है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसा मिल गया आपको।
तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ध्यान से समझिए, कंजंक्शन से जब दो पार्ट कनेक्ट किए जाएंगे, जब दोनों साइड सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसका मतलब दोनों को क्लॉज तो हम कम से कम कह ही देंगे। ये भी क्लॉज हो गया और ये भी क्लॉज हो गया। लेकिन अब क्लॉज के अपने नाम भी होते हैं, तो नाम कैसे रखा जाएगा वो सुन लो। जिस भी क्लॉज के पहले, ध्यान रखना, जिस भी क्लॉज की शुरुआत में, स्टार्टिंग में कोई भी कंजंक्शन ना हो, जिस भी क्लॉज की स्टार्टिंग में कोई भी कंजंक्शन ना हो, दोस्तों ऐसे क्लॉज को कहा जाता है मेन क्लॉज, या कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोस्तों अब ध्यान से देखोगे तो ये क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस कंजंक्शन के पहले खत्म हो रहा है। क्या इसकी स्टार्टिंग में कहीं पर कंजंक्शन है? क्या नहीं है। तो इसको क्या कहा जाएगा? मेन क्लॉज। ठीक है। अब इधर देखो, ये क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसकी स्टार्टिंग में ही आपको कंजंक्शन मिल गया ना। तो दोस्तों इस क्लॉज का जो नाम है ना, इस कंजंक्शन के नाम पे रखा जाएगा। कहने का मतलब, अगर ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग हुआ तो इसका नाम होगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगर ये सब ऑर्डिनेटिंग हुआ तो इसका नाम होगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होता एंड और कॉमा लगा होता, तो अगर यहाँ एंड लिखा होता तो उसको हम कह देते कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मैं लिख देता हूं, को। और मान लीजिए कि एंड नहीं, यहाँ कुछ भी लिखा होता, जैसे मान लो इफ लिखा होता, सिंस लिखा होता, कुछ भी लिखा होता जो कि सब ऑर्डिनेटिंग है, तो फिर इसका नाम क्या बन जाता दोस्तों? इसका नाम बनता सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बताइए, समझ में आया आपको कि जब हम कंजंक्शन से दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों तरफ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, दोनों तरफ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो इसे क्लोज कहा जाता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया। अब एक बात और भी जान लो कि जिस पार्ट की शुरुआत में कंजंक्शन ना हो उसे मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक है। और जिस क्लॉज की शुरुआत में कंजंक्शन हो, तो जिस टाइप का कंजंक्शन होगा उसी टाइप का वो क्लॉज होगा। तो मैंने बोला अगर यहाँ पर एंड होगा तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे, और अगर सब ऑर्डिनेटिंग होगा तो ये वाला कहा जाएगा। ठीक है। चलिए आ जाओ अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो हम क्लॉजेस जोड़ते हैं उनमें से एक मेन क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग होगा। यहां से जोड़ेंगे तो एक मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेटिंग होगा। आ जाइए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है ना, तो स्टार्टिंग वाला कौन सा बन गया? मेन क्लॉज। और ये वाला कौन सा बन गया दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसी तरह से ये वाला कौन सा बन गया आपका? मेन क्लॉज। और ये वाला कौन सा बन गया आपका? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये लो भाई, आया समझ में कि नहीं आया? तो क्लॉज के टाइप समझ में आया दोस्तों आपको? कैसे कैसे पता करोगे, कैसे फिगर आउट करोगे? तो आप इनको नोट कीजिए दोस्तों फटाफट से, अगर कोई डाउट हो तो मैं आगे बताता हूँ। फटाफट से नोट कर लो आप लोग। चलिए भैया, तो दोस्तों ये हो गई बातें बेसिक, आपने समझ लिया, सीख लिया। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो पता कैसे चलेगा? 4:30 पे है लगभग।
और 10 मिनट भेज देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक दो कंजंक्शन के यूज सीख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या यूज करते हैं। अ, आज की क्लास में हम यूज सीख लेते हैं ये वाला, अनटिल और अनलेस के बारे में समझ लेते हैं। ये कंजंक्शन पेपर में आते रहते हैं। अनटिल और अनलेस का यूज सीखते हैं। तो दोस्तों पहले पता होना चाहिए कि अनटिल और अनलेस का मतलब क्या है। हाँ, इनकी ग्रामेटिकल क्लास तो आपको पता चली गई होगी। देखो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो तो लिमिटेड है, आपको पता ही है कौन कौन से हैं। फैन वॉइस में याद कर लो आप। एफ से फॉर, ओ से और, एन से नॉर, है ना। बी से बॉयज, सॉरी बी से आपका बट, है ना। ओ से और हो जाएगा, बाय से एट हो जाएगा, एस से सो हो जाएगा। ठीक है, फैन बॉयज। तो इस तरह से, तो फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, एट हो गया, सो हो गया। ये होते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग। और इनको छोड़ के बाकी जितने भी कंजंक्शन बचते हैं वो सारे के सारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो भी मैं कर ही देता हूँ क्लियर, उसके बाद फिर इनका प्रयोग सिखाता हूँ आपको। आपको मैंने बताया था कि कंजंक्शन के दो ही टाइप होते हैं, लेकिन आपको कुछ बुक्स में 3 टाइप्स मिल जाएंगे, तो मैं बता देता हूँ 2 ही टाइप होते हैं, तीसरा टाइप वो बना दिया है फालतू में, है नहीं एक्चुअली। देखो जरा, इसको बोलते हैं 3 टाइप, थर्ड टाइप इसको बोलते हैं। देखो, देखिए जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होता है थर्ड टाइप। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये वाले, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। हार्डली, वेयरली, रेयरली, है ना, और स्कार्सली, और डॉट 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 वैन। एक होता है नो सूनर देन। ठीक है, ये होता है सो दैट। और ठीक है, ये वाले देखने को मिलते हैं आपको, है ना। तो दोस्तों ये देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है आइदर और, नाइदर नॉर। तो कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भी आपके कंजंक्शन है। तो इसी को थर्ड टाइप कह देते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा, मैं बताता हूँ आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, इन सारे वर्ड्स में जो कंजंक्शन ना, मेन कंजंक्शन वो ये है। जैसे यहाँ पर मेन कंजंक्शन है बट, यहाँ पर मेन कंजंक्शन है आपका व्हेन, यहाँ पे मेन कंजंक्शन है आपका देन, यहाँ पे मेन कंजंक्शन है आपका ये होते हैं कंजंक्शन। ये क्या है, ये कंजंक्शन थोड़ी है भाई। कहीं पर कोई वर्ड एडवर्ब है, कहीं पर कोई वर्ड डिटर्मिनर है। ठीक है, तो कहीं, तो ये सारे वर्ड्स आपके कंजंक्शन थोड़ी होते हैं। आपको लगता है कि वो कंजंक्शन है, सो भी मतलब सो और दैट का जब पेयर जोड़ ऐड करते हैं ना, तो वहां पे सो एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है या फिर एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। कंजंक्शन थोड़ी होता है, कंजंक्शन तो दैट होता है वहां पर। तो दैट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कहाँ पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। और नॉर, ये दोनों कंजंक्शन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, कहाँ पे लिख चुके हैं, दोनों कंजंक्शन यूज कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। व्हेन आपका मैंने बोला था कि डब्ल्यूएच वर्ड सारे इधर आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग में, ये वहीं पर है। बट आपका कोऑर्डिनेटिंग है, देन आपका सबऑर्डिनेटिंग है। तो ये सारे कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग के ही हैं। इन्हीं में थोड़ा बहुत कुछ जोड़ जाड़ के उनको बता दिया कि ये थर्ड टाइप होता है, ये थर्ड टाइप नहीं है दोस्तों। अब बात समझ में आ गई आपको। कंजंक्शन के 2 ही टाइप होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग होता है, तीसरा टाइप नहीं होता है। चलो, एक बात तो ये हो गई।
अब हम उसमें जो सीखने वाले थे वो था कंजंक्शन अनटिल और अनलेस, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए, तो मुझे लगता है कि क्लास के लिए जो जो मुझे सिखाना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम अपन को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यूज ऑफ अनटिल एंड अनलेस, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी की कल इसको और डिटेल में समझाया जाएगा। अनटिल वर्ड का मीनिंग होता है टिल नॉट, और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनटिल यूज होता है दोस्तों टाइम के सेंस में, और अनलेस यूज होता है दोस्तों कंडीशन। मतलब अगर हमें टाइम की कंडीशन हो, मतलब टाइम की सिचुएशन हो, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो टाइम पर डिपेंड कर रही है, कोई दो एक्शन है जो जो डिपेंड कर रहे हैं टाइम पर, तब तो हम अनटिल यूज करते हैं। और अगर दो ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें से एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी की किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो अगर कंडीशन पर डिपेंड करती है तो अनलेस यूज करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना पहली बात। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देता हूँ कि आप कैसे समझेंगे इस बात को प्रैक्टिकली, मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए, दो सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। द टीचर will not let you go